मेरी बेटी की ससुराल से खबर आई कि वह अब जिंदा नहीं है। उसकी मौत हो गई है। यह सुनते मैं बेहोश हो गई और फिर जब होश आया तो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन फिर अपने आप को संभाला और आखिरी बार बेटी को देखने के लिए उसके ससुराल पहुंच गई। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जैसे मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि मेरी बेटी जिंदा थी और जबरदस्ती उसके ससुराल वाले उसे मरा हुआ समझकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे चिता पर ले जाने लगे। और फिर मेरा नाम कविता है और यह मेरी जिंदगी थी और मैं इसे अपनी तरीके से जीना चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के साथ गुजार दूं जिसे कि मैं प्यार ही नहीं करती, जिसे कि मैं पहचानती तक नहीं। आखिर कैसे मैं अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर दूं? मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया कि मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है जिसे कि मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ जिसे कि मैं प्यार करती हूँ। परंतु मेरे मम्मी पापा मेरे इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। और फिर अब मैंने भी मन ही मन यह फैसला कर लिया कि मैं वही करूंगी जो मेरा मन चाहेगा। फिर जैसे मैं शादी के दिन दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से ही तय कर रखा था कि मैं वहीं से अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर लूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। जैसे मैं तैयार होने के लिए पार्लर में गई, पहले से अपने प्रेमी को फोन पर बता दिया था कि मैं इस पार्लर में तैयार होने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी ही दूर पर वह गाड़ी लेकर खड़ा था और फिर मौका मिलते ही मैं पार्लर से सीधा अपने प्रेमी के पास पहुंची और वहां से हम दोनों गाड़ी से दूसरे शहर चले आए। यहाँ पर आकर पहले हमने मंदिर में जाकर शादी की और अब मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी मेरे मम्मी पापा कभी भी हम दोनों को अपनाने वाले नहीं हैं। माँ पापा और भाई कभी भी अब मुझे अपने घर पर चढ़ने नहीं देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत ही अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। हम दोनों ने शादी तो कर लिए थे, लेकिन रोहित के माता पिता ने मुझे भी अपनाने से इनकार कर दिया और रोहित को कहने लगे, अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो फिर तुम भी यह घर छोड़कर जा सकते हो। रोहित मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करता था। और फिर हम दोनों पति पत्नी ने अपना एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना बनाया। उस आशियाने में हम दोनों खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से रहने लगे। रोहित ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, मेरे हर छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखा। उसने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं भी तो उसे दिलो जान से चाहती थी। और फिर 2 साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। खुशियों का मौसम चल रहा था। फिर कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे जैसे ही खुशखबरी मिली, मैं तो हद से ज्यादा खुश हो गई और मैंने सबसे पहले यह खबर रोहित को सुनाने के लिए फोन किया, क्योंकि वो उस वक्त ऑफिस में थे। और मैं रोहित को ऑफिस में कॉल करके यह खुशखबरी सुनाई तो वो बहुत ही खुश हो गए और मुझे कहने लगे, रुको, अभी मैं आधे घंटे में ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करेंगे। मैं बहुत ही खुश हो गई और रोहित के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था वह आज आखिरी बार ही घर आ रहे हैं और उसके बाद मैं कभी भी उन्हें नहीं देख पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। लेकिन आने वाला भविष्य कोई नहीं बता सकता है कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। मुझे एक जरा भी एहसास नहीं था आज मेरे जीवन में जो तूफान आने वाला है वह सारी उम्र मुझे दुख देता रहेगा। रोहित ऑफिस से खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे। उन्होंने मेरे लिए रास्ते में एक बहुत ही अच्छा फूलों का गुलदस्ता और मिठाई भी खरीदे थे। वह तो अपने में मगन में घर चले आ रहे थे, लेकिन अचानक से बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का पैकेट यूं ही सड़क पर गिरा हुआ पड़ा था। उन्हीं के मोबाइल से फोन आया और जैसे मैंने फोन पर यह सुना कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है, मैं तो पागल जैसी हो गई और दौड़ते हुए रोहित के पास पहुंच गई। तो मैंने देखा कि रोहित रोड पर गिरे हुए थे
और वहीं बगल में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का पैकेट भी बिखरा हुआ था। रोहित के सर से काफी खून निकल चुका था, जिस कारण से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। और फिर रोहित आखिरी बार 4 कंधों पर ही घर वापस आए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले अपने बाप के साय से दूर हो गया और मैं भी भरी जवानी में विधवा हो गई और इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली हो गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था और गैरों के दरवाजे पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नजर बदल जाती, क्योंकि अकेली औरत का तो लोग वैसे भी फायदा उठाते हैं। रोहित के जाने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। और फिर मेरे पति के दूर के एक रिश्तेदार थी, जो कि रिश्ते में हमारी मौसी लगती थी। वह भी पूरी दुनिया में मेरी तरह बिल्कुल अकेली थी। पति उनका था नहीं और बेटा विदेश जाकर सेटल हो गया था। उनके बेटे का मौसी से कोई मतलब नहीं था। मौसी भी अकेली थी और मैं भी अकेली थी। इसलिए मैंने अपने सहारे के लिए मौसी को अपने घर ले आई और हम दोनों मिलकर इस जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। समय यूं ही बीतने लगा और अब देखते ही देखते मेरा 9वां महीना पूरा हो गया और फिर मैंने एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्ची को जन्म दिया। उसे देखते ही मेरी सारी चिंताएं मिट गई। वह बिल्कुल रोहित पर गई थी। उसे देखती तो मुझे रोहित की याद आती थी। अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी थी। अब कोई भी मुझे अकेला और बेचारा औरत नहीं कह सकता था, क्योंकि मेरी बेटी पाखी मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई और परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। ऐसे में मौसी ने मेरा बहुत ही साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची और घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। अब मैं निश्चिंत से बाहर निकलकर अपने लिए काम ढूंढने लगी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। जल्द ही मुझे पास के स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और फिर मैंने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की और जैसे तैसे करके गुजारा करने लगी। मौसी भी समय के साथ साथ बूढ़ी हो गई और फिर वह भी अब हम माँ बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने उनका क्रियाक्रम बहुत ही अच्छे से किया। फिर समय यूं ही बीतने लगा और अब मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और देखते ही देखते कुछ सालों बाद जवान भी हो गई। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और कभी कभी मुझे उसकी सुंदरता से डर लगता था, क्योंकि गरीब के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कहीं कोई बिन बाप की बच्ची समझकर मेरी बेटी के साथ कुछ अनर्थ न कर दे। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद अब मुझे उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। मैं चाहती थी कि सही समय पर मेरी बेटी पाखी की शादी किसी अमीर घराने में हो जाए, ताकि उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। उसकी आने वाली जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ना हो, क्योंकि बचपन से ही मैंने पाखी को बहुत ही कष्ट के साथ पाला था। मुझे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे घर खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। लेकिन फिर मैंने स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया और फिर उसी पैसे से मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई कंप्लीट कर दी। मैंने अपनी बेटी पाखी के रिश्ते के लिए स्कूल में सभी को बोल रखा था, कोई अच्छा रिश्ता नजर आए तो जरूर बताना, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पाखी की शादी करनी है। एक दिन मैं स्कूल में बैठकर बच्चों की कॉपी को चेक कर रही थी कि उसी वक्त मेरी बहुत ही अच्छी सहेली अपर्णा मेरे पास आई और कहने लगी उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है और लड़का भी इकलौता बेटा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मेरी बहन के बेटे से हो जाए। अपर्णा के मुंह से यह सुनते ही मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि उसने यह बात बहुत ही प्यार और विश्वास के साथ कही थी। वैसे भी अपर्णा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। कई सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसलिए मैंने लड़के वालों को दूसरे दिन ही घर पर आने के लिए खबर भिजवा दिया। और फिर जैसे ही दूसरे दिन वह लोग आए,
लड़के को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ। मैं बहुत ही खुश हो गई क्योंकि सच में लड़का बहुत ही अच्छा था और अमीर खानदान से था। मेरी चिंताएं भी कम हो गई। मेरी बेटी की शादी जिस घर में हो रही है वह लोग पैसे वाले हैं और यह सोच सोचकर मैं बहुत ही खुश हो रही थी। मेरी बेटी अब सारी जिंदगी बहुत ही सुख और चैन से रहेगी। और अब देखा सुनी का काम हो चुका था। वह लोग मेरी बेटी के लिए बहुत ही सारा सामान लेकर आए थे और पहली नजर में ही उन लोगों को मेरी बेटी पसंद आ गई थी। वह लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और फिर मुझे सोचने का मौका भी नहीं मिला और मुझसे शादी करने के लिए हाँ करवा लिया गया। असल में ये लोग मुझे बहुत ही सुलझे हुए और खानदानी लगे। मैं भी अपनी बेटी के खुलते नसीब को देखकर बहुत ही खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी में शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई भी ऐतराज नहीं था क्योंकि चंद मुलाकातों में मैंने लड़के को सही ढंग से देख लिया था और मुझे भी लड़का बहुत पसंद आया था। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह था कि लड़का का परिवार बहुत ही छोटा था और उसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं थे। बस एक माँ और छोटी बहन थी और दूसरा वह मेरे सबसे अच्छी दोस्त अपर्णा की बहन का बेटा था। इसलिए मुझे विश्वास था घर बार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। और फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है देकर मैंने उसे अपने आशीर्वाद के साथ विदा कर दिया। आज मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से निभा लिया। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना ही पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन पराये घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई। उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिसे मैंने अंदाज लगाया था वह अपने घर में बहुत ही खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा खुशी थी। मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी की शादी अमीर और अच्छे घर में हुई है। लेकिन एक दिन जब मेरी बेटी आई, वह बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। उसकी परेशानी को देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। तो वह कहने लगी, मम्मी अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, बल्कि अपनी सास के साथ गांव जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और अब इतने बड़े शहर में सास और मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। इसलिए हम दोनों अपने गांव के मकान में जाकर रहेंगे। और अपनी बेटी की जुदाई को सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर कभी नहीं भेजा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और फिर वह मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। उसके जाने के कुछ दिन तक तो मैं बहुत ही उदास रही, मगर रोज मेरी बेटी मुझे फोन पर खबर देती रहती थी, मुझसे बातें करती रहती थी, जिस कारण से धीरे धीरे मेरी उदासी फिर से खत्म होने लगी। एक दिन पाखी ने बताया कि वह पेट से है। यह सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मैं रोज फोन पर पाखी से सारा खबर लेती रहती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी खबर आना कम होने लगा। मैं जब भी उसे फोन लगाती, उसकी सास ही मुझसे बातें करती थी और जब मैं उससे पाखी के बारे में पूछती तो वह कहती उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी वह आराम फरमा रही है और जब वह आराम करती है तो मैं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इसलिए वह अभी आपसे बात नहीं कर सकती है। मेरी बेटी की सास मुझसे बहुत ही अच्छे से अपनेपन से बात करती थी। उनके बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी। तो मैं भगवान को धन्यवाद करती थी कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए और जिसने मेरी दुनिया को ही उजाड़ कर रख दिया। मेरी बेटी के ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए खबर किसी तूफान से कम ना था। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर को तोड़ दिया था। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में ना रह गई थी। जब कुछ होश आया तो मैं चीख मार मार कर रोने लगी। मेरी इकलौती बच्ची थी, वही तो मेरी जीने की वजह थी। उसी को देख देख कर तो मैं अभी तक जिंदा थी, नहीं तो मैं उसी दिन मर गई होती जिस दिन मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। रोते रोते मेरी आवाज बंद हो चुकी थी
और गला भी सूख गया था, जिस कारण गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ अता पता नहीं था, लेकिन मुझे अपना बेटी से मिलना था और जल्द ही जल्द गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त अपर्णा को फोन किया तो उसने मुझे बताया वो पहले से गाँव गई हुई है। मैंने उसे कहा तो बस मुझे एड्रेस बता दे, क्योंकि मैं किसी भी हालत में आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। फिर उसने जल्दी जल्दी गांव का पता मुझे बताया और फिर फोन को काट दिया। फिर दोबारा जब मैंने उसे फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा था। मैं तो अपनी बेटी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर गाँव पहुंची थी। मैंने फोन पर अपनी समधन से कह दिया था कि जब तक मैं ना आऊं, मेरी बेटी का अंतिम संस्कार ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। अब मैं अपनी बेटी के घर पहुंच गई तो पूरे घर के लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। मेरी बेटी को एक मोटे से कंबल में लपेटकर एक अलग ही कमरे में रख दिया गया था, और मैंने जैसे ही यह देखा कि मैं अपनी बेटी से लिपट कर चीख चीख कर रोने लगी। पति के मरने के बाद मेरी बेटी ही तो मेरे जीने की इकलौता सहारा थी, और अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़ मार मार कर रो रही थी। फिर कुछ औरत ने मुझे मेरी बेटी से अलग करवाया और कहा, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। फिर मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। रोते रोते मेरा गला पूरा सूख चुका था। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई और उसने मेरे कान में कहा, आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुके। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्द से जल्द खुद को संभाला और अपने समधन को कहा कि अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दे। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारने दीजिए। पहले तो मेरी बेटी की सास ने मुझे गौर से देखा और फिर कुछ सोचते हुए मुझे और मेरी बेटी को कमरे में अकेला और सारी औरतों को कमरे से निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी ही बचे थे। मैं जोर जोर से अभी रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे उस नौकरानी का ही इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि पाखी की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से नौकरानी के पास गई और बोली, प्लीज मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। और फिर उस नौकरानी ने मुझे ऐसी बात बताए जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मेरे कानों में कहा, आपकी बेटी जिंदा है, अगर यकीन ना हो तो खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा से पाखी का चेहरा देखा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से नीला और शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। उसके जिंदा होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी झुठला नहीं सकती थी। और यह औरत भला इस नाजुक समय पर मुझसे मजाक क्यों करेगी, वह भी एक माँ के साथ। मैंने पाखी को दोबारा चेक किया और उसको ओठों के पास अपने हाथ रखकर उसकी जुबान को चेक करने लगी, तो मुझे जैसे लगा कि हल्की हल्की उसकी सांसें चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी अब क्या करूं। जरूर यह लोग बहुत ही शातिर है और इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है जिस कारण से इसका शरीर ठंडा और पूरा नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं क्या करूं, अपनी बेटी को इन लोगों से कैसे बचाऊं। मेरे पास अब वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपनी कलाइयों से 2 सोने का कंगन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में दे दिया। यह कंगन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने हाथों में पहने रहती थी। मैंने उसे कहा, तुम मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले जाओ
और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम रुक्मणी था, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे दो औरत खड़ी थी। मैंने और रुक्मणी ने पाखी को खिड़की से नीचे उतार दिया। वह दोनों औरत मेरी बेटी पाखी को लेकर चली गई और अब पाखी की जगह मैं खुद कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो यहाँ से नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था, आखिर उन लोगों ने मेरी पाखी के साथ क्या किया। रुक्मणी ने मुझे बहुत समझाया, आप भी यहाँ से भाग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि यह लोग आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने रुक्मणी से कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। अभी ये सब बातें हो ही रही थी, बाहर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रुक्मणी ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहुरानी की माँ बहुरानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते चली गई है। सबसे पहले कमरे में पाखी की सास आई थी। कहने लगी, खिड़की से क्यों, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर रुक्मणी ने कहा कि मालकिन, बहुरानी की माँ कह रही थी, अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वह मर गई, इसलिए मैं अब इन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। नौकरानी के मुंह से यह सब सुनते ही मेरी समधन ने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं तो हैरत में सब कुछ सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी और अब मेरे पीछे कैसे जहर उगल रही थी। लेकिन मैं इंतजार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले कि मैं इन्हें रंगे हाथे पकड़ सकूं, परंतु उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। अब वह लोग मुझे अंतिम संस्कार के लिए लेकर चल पड़े। मेरी चीता तैयार कर दी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटी रही तो कुछ देर में यह लोग आकर मेरी चीता को आग लगा देंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी, लेकिन मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। फिर उन लोगों ने चिता में आग लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता आग फैलने लगी। अचानक से ना जाने फिर क्या हुआ, जितने भी लोग अंतिम संस्कार में आए थे सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी उस नौकरानी ने मुझे चिता से बाहर खींच लिया। अभी सिर्फ लकड़ियों में ही आग लगी थी, इसलिए मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर रुक्मणी ने मुझे एक सुरक्षित जगह पर ले गई और उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि मैंने ही फोन करके कहा था कि कमरे में बहुरानी की भूत को मैंने देखा है और उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यही सब सुनकर सभी लोग डर के मारे भाग गए थे। थोड़ी ही देर के बाद मेरी हालत जब थोड़ी ठीक हुई, रुक्मणी मुझे एक झोपड़ी में लेकर चली आई, जहां पर उसने मेरी बेटी को रखा था। मैं रुक्मणी के पैरों में गिर गई और उसे कहने लगी, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुमने तो मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही जान बचाई है। अब मैंने रुक्मणी से कहा, तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर वह लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि तुम भी उस घर में रहती थी। फिर रुक्मणी कहने लगी, बहन जी, जब मालकिन पाखी बिटिया को लेकर आई थी तभी से मैं देख रही थी कि मालकिन रोज पाखी बिटिया को दूध में मिलाकर कुछ पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा, यह तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे के सेहत के लिए एनर्जी पाउडर है और इसे पीने से मेरी बहू एकदम से सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। फिर मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे पाखी बहुरानी की तबीयत खराब रहने लगी और फिर एक दिन उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। और फिर उसी दिन मैं समझ गई कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है, क्योंकि बच्चे के मरने के बाद भी मालकिन के चेहरे पर एक जरा भी सिकन नहीं आया था। अब मैं समझ गई कि वह कोई ताकत का पाउडर नहीं, बल्कि कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर पाखी बहुरानी को नुकसान पहुंचा रही है। जब इन्होंने अपना बच्चा खो दिया फिर भी इनकी सास का मन नहीं भरा और वह तब भी रोज वही पाउडर पाखी बहुरानी को पिला रही थी। वह तो इन्हें जान से मारना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने जानने वाले से एक जहरीली बूटी ली। इसे खाने से कुछ घंटे तक इंसान का शरीर ठंडा और नीरा पड़ जाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे इंसान मर चुका है।
लेकिन इस जड़ी बूटी को इलाज कर दिया जाए, इंसान की जान बच जाती है। और फिर पाखी बहुरानी की जान बचाने के लिए मैंने वह जहरीली जड़ी बूटी इन्हें पिला दिया, जिस कारण इनका शरीर ठंडा पड़ गया और इनकी सांस को लगा के उसका नुस्खा काम कर गया। सारी सच्चाई जानने के बाद मेरे शरीर में सनसनाहट फैल गई थी। आखिर मेरी बेटी ने उन लोगों की क्या दुश्मनी थी और यह लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 8 दिन तक मेरी बेटी का इलाज रुक्मणी करती रही और फिर उसे रोज जड़ी बूटी पीस कर पिलाती रही। जब पाखी बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने अब तक उसे छुपाकर ही रखा था और किसी को भी नहीं बताया था। मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी और अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने पाखी को सारी बातें बताई तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वह सिर्फ मेरे घुटनों पर सर रखकर रोती रही और कहने लगी, मम्मी, मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने अपना बच्चा खो दिया। ऐसी हालत में मेरी सास ने मेरा बहुत ही साथ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही थी वह तो जहर था और जो मेरी जिंदगी लेने वाला था। श्याम भी मुझसे कितना प्यार जताते रहते थे, लेकिन मम्मी, मुझे लगता है कि श्याम इन सब में शामिल नहीं है और उन्हें इन सब के बारे में एक जरा भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि श्याम मुझे अभी भी प्यार करते हैं। मुझे श्याम को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने पाखी को फोन करने से रोक दिया क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी कि श्याम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है या फिर नहीं। हो सकता है श्याम का भी इन सब में हाथ हो। अब इस घटना को 15 दिन बीत चुका था। तभी एक दिन मैं मार्केट गई तो मैंने कुछ ऐसा देखा, मैं हैरान हो गई। मैंने वहां पर श्याम को देखा। वह किसी लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था और उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। पाखी के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था इन सब में श्याम का भी उतना ही हाथ है जितना कि उसकी माँ का। और मैं चुप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी को जान लेने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और सारी कहानी पुलिस को सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और गांव पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन आने के बाद जब पुलिस ने उन लोगों से सवाल किया, वह लोग साफ मुकर गए और कहने लगे, इन सब में हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। मैं तो अपनी बहू से बहुत ही प्यार करती थी। अगर यकीन नहीं है तो आप गांव वालों से पूछ लीजिए। जब गांव वालों से पूछा गया तब उन लोगों ने भी श्याम के परिवार का ही साथ दिया। गांव वाले कहने लगे, नहीं, यह लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं और वक्त वक्त गांव वालों की मदद भी करते रहते हैं। यह लोग किसी की जान नहीं ले सकते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। गांव वालों के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया और जब श्याम के गांव वालों घर की तलाशी लेने लगे तो उस घर में वह जहर वाला बोतल मिल गया जिसे कि रोज दूध में मिलाकर उसकी सास पाखी को पिलाती थी। इस बार पुलिस ने सख्ती के साथ काम लिया और सभी को जब डंडों का दर्द दिखाया तो श्याम की मां ने सारा सच बोल दिया और यह कबूल कर लिया वह पाखी की जान लेना चाह रही थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। और फिर जब श्याम की मां ने पूरी कहानी सुनाई, वह सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया और फिर 20 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए थे। श्याम की मां ने बताया कि 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत ही खुश थे और बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। इकलौता भाई था। उसकी खुशियां हम सबके लिए बहुत ही मायने रखती थी। मेरा भाई ने तुम्हें कहीं पर देख लिया था और वह तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था और वह हम सबसे कहने लगा था, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो किसी से भी नहीं करूंगा। और फिर तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हो गया था। तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे भाई को पसंद कर लिया था और वह लोग बहुत ही खुश भी थे। हम लोग भी बहुत खुश थे। घर में शादी की तैयारियां होने लगी थी, लेकिन तुम मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और तुम्हें याद है, एक दिन जब मेरे भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाकर तुम्हारे हाथों को चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और कहा था कि तुम भाई से नफरत करती हो और किसी और से ही प्यार करती हो।
और फिर उसी दिन से मेरा भाई सदमे में चला गया। वह तुम्हें भूल ही नहीं पाया और एक दिन उसने तुम्हारी यादों में अपनी जान ले ली। हम लोगों का इकलौता भाई हम लोगों को यूं ही रोते बिलखते छोड़कर चला गया। भाई के चले जाने के बाद मेरे माँ पापा भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ दिनों के बाद एक एक करके वह दोनों भी हम दोनों बहनों को अनाथ बनाकर इस दुनिया से चले गए। हम लोगों का हंसता खेलता परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया था। और फिर उसी दिन मैंने कसम खाई थी मैं भी अपने भाई का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। और फिर जैसे ही तुमने शादी की थोड़े ही दिन के बाद तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। और तो और वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति को मारने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला था क्योंकि मैं तुम्हें पल पर तड़पते देखना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक खुशी थी और वह खुशी थी तुम्हारी बेटी। मैं उसे भी तुमसे छीन लेना चाहती थी। इसलिए अपर्णा ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। पाखी की सास के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं अपने पति की याद में बिलख बिलख कर रोने लगी। और फिर तभी रुक्मणी मेरी बेटी पाखी को भी लेकर हम लोगों के पास आ गई। पाखी को जिंदा देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी कैसे मैं अपनी बेटी की जान बचाई। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और सख्त कार्रवाई की। कुछ दिनों के बाद ही श्याम और पाखी का तलाक हो गया। गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी। मेरी बेटी उन जानवरों के चुंगल से छूट चुकी थी। लेकिन मेरा निर्दोष पति बिना किसी गुनाह के इस दुनिया से चला गया था और यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन मैंने खुद को संभाला क्योंकि अगर मैं टूटकर बिखर जाती तो फिर मेरी बेटी पाखी को कौन संभालता। क्योंकि उसका तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ लुट चुका था। उसने श्याम को सच्चे दिल से प्यार किया था और जब एक बार दिल टूट जाता है, धोखा मिल जाता है तो फिर इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। मैं हर वक्त अपनी बेटी को उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करते रहती हूँ। अब उसने भी एक कंपनी में जॉब पकड़ ली है और अब वह भी धीरे धीरे इस सदमे से बाहर निकल रही है और अब हम माँ बेटी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी है। मैं पाखी से जिद करती हूँ कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। मैं उसे मनाने की बहुत ही कोशिश करती हूँ लेकिन वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है। और अब मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी बेटी का घर फिर से बस जाएगा। और अब इस बार मैंने सोच लिया है भले मैं लड़का अमीर ना हो लेकिन वह मेरी बेटी सच्चा प्यार करे, उसे दुनिया की हर सुख दे जैसे पाखी के पापा ने मुझे दिया था। और अब मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, आप सभी लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी को एक सच्चा हमसफर मिल जाए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।